यस हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका KVS RO दिल्ली लाइव में। आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो मैंने कल भी बताया था आपको, एबनॉर्मल मोलर मास, जिसमें हमारे बच्चों से गलती हो जाया करती है और क्यों होता है उस पर भी आज हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और आज हम अपनी बात एक इससे शुरुआत करते हैं बेटा। जैसे देखो कि ये माहौल कैसा चल रहा है, और इस समय यदि आपकी कोई खोज खबर लेता है तो ज़रूर सोचो कि वो सच्चा मित्र है आपका, और कहीं ना कहीं आपका हितैषी है। मैं एक कल इसी तरह का अपना घटना बताता हूँ। देखो ये लाइव चल रहा होता है तो मैं एक्चुअली फ़ोन से शूट करता हूँ, तो ये फ़ोन हमारे कई सारे जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो दिल में बसे रहते हैं, उन मित्रों का मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी इतनी चिंता रहती है कि क्या हुआ सर, लाइव अभी चल रहा था, अभी बंद हो गया। मतलब कम से कम 10 लोगों का फ़ोन आया कि बताने के लिए। अब सोचिए कि यदि आपने कुछ ऐसे मित्र कमाए हैं तो आप कितने खुशहाल हैं। तो मैं अपने उन सभी साथियों का विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही दिल में जगह दिए गए। हम शुरुआत करते हैं। बेटे, हम लोगों ने जो सॉल्यूशंस में पढ़ा है उसमें हमने न्यूमेरिकल्स कुछ कम डील किया था, तो आज हम 2 न्यूमेरिकल्स डील करने के बाद चलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास पे। तो पहला न्यूमेरिकल्स है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 millimeter Hg and 700 millimeter Hg respectively at 350 Kelvin। आपको मैंने ये बार बार बताया कि ये टेम्परेचर जरूर मेंशन होता है। क्यों मेंशन होता है? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए याद रखिएगा इसको। दूसरा, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। फिर बात आ गई कंपोजिशन की। क्या निकालना है आपको? मोल फ्रैक्शन। सो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, वर्ड कंपोजिशन आएगा, आपको नहीं लिखा रहेगा मोल फ्रैक्शन। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना एक बार, बहुत मतलब सबसे बेस्ट। यदि आपने समझ लिया तो बस काम डन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 मिलीमीटर। मतलब दोनों का PA प्लस PV, P टोटल 600 है। ऑल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। मतलब फिर बात कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज में भी बताइए। ठीक है बेटा? तो ये कंपोजिशन वेपर फेज में, ये कंपोजिशन लिक्विड फेज में आपको निकालना है। तो ये रॉल्स लॉ पर बेस्ड है, जो हमारा आइडियल सोल्यूशन था वो फॉलो करता है। दोनों मिलकर के हमारा P टोटल होता है। तो मैं अब इसको रब करता हूं और इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं आपके लिए, इसको डाटा लिखते हुए। तो हमारे पास डाटा इधर हम लिख लेते हैं, आपका कॉपी कर लेते हैं कि P0A हमारा था 450 और P0B था हमारा 700। और P टोटल दिया हुआ है 600। सो हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। रिकॉल करिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास P टोटल
इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये देखिए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स, यदि हम डालें पी टोटल हमारा कितना था 600, पी नॉट ए हमारा कितना है 450, का भी आपको पता करना है क्योंकि ये कंपोजिशन है वेपर फेज का, 700 माइनस 450। इसको इस तरफ कर लोगे बेटा तो क्या बचेगा आपके पास 150 प्लस का भी इंटू 250, और 50 और 250 ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा 700। ठीक है, सो व्हाट इज काई बी? सो काई बी इज इक्वल टू 150 बाई 250, 3/5। 3/5 कितना होता है बेटा 0.6। तो यदि ये 0.6 है तो काई ये तो पता ही हो जाएगा आपको। कैसे करोगे आप? 1 माइनस 0.6.4। तो ये आपने वन पार्ट निकाला है कि कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आपने निकाला, फॉर्मूला क्या यूज किया? पी टोटल पी नॉट ए प्लस काई बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी और पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। सो काई बी निकल गया तो 1 माइनस काई हमने काई बी निकाल दिया। अब वेपर फेज में आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप? पहले पी और पी टोटल निकाल लेते हैं दूसरे पार्ट के लिए। तो पी ए का क्या फॉर्मूला था? पी नॉट ए इंटू काई। पी नॉट ए आपको पता है 450 और इंटू काई ए कितना आया था 0.4। तो ये आपका हो गया 180। अब दो तरीके हैं, पी टोटल तो आपको दिया हुआ है तो पी ए निकल चुका है तो पी बी यहां से निकाल लो, या आपका वो फॉर्मूला जो यूज करते हैं उससे भी निकाल लो, दोनों ही बात हो सकता है। सो पी नॉट बी इंटू पी नॉट बी हमारा कितना है 700 और इंटू काई बी कितना था 0.6, कितना आ गया 420। देखो ऐड करो 180 और 420 कितना आ गया 600 आ गया। तो ये दोनों तरीके हैं, उस तरह से निकाल सकते हैं। अब बेटा हमारी बारी आ गई कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो काई ए कैसे निकालोगे आप? पी ए बाय पी टोटल। ये कितना आपका है 180 बाय पी टोटल कितना है 600। 0.3 आया। इसका मतलब वेपर फेज में भी कितना आएगा 1 माइनस 0.7। क्या पता लग रहा है बेटा यहां भी क्यों चेंज आया? ये देखिए 0.4 था 0.3 हो गया, 0.6 था 0.7 हो गया। यहां से देख रहे हो क्या पता लग रहा कि बी कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल। तो बेटा फिर से इस चीज को एक बार ध्यान कर लो कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उनका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में बहुत ज्यादा रिचर एंड रिचर होता जाएगा, और यही बेसिस क्या है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, और हम अलग कर देते हैं इनको क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट निश्चित रूप से कम हो जाएगा क्योंकि इनका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसी टेम्परेचर पर। तो हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
क्या क्वेश्चन कह रहा है? 2 एलिमेंट्स A and B, 2 एलिमेंट है, फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला AB2 and AB4 when dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये फिक्स्ड है कि 20 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट है, सो 1 ग्राम इस सॉल्यूट का AB2 का यदि डालते हैं तो ये लोअर्स करता है फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, क्या है ये? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF है बेटा 2.3, whereas 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर्स इट बाय 1.3 केल्विन। तो जरा यहाँ पर एक गौर करने की बात है, देखो कि AB4 का मोलर मास ज्यादा होगा या AB2 का होगा? दोनों का 1 ग्राम ले रहे हैं, तो मोलर मास निश्चित रूप से AB4 का ज्यादा होगा, क्योंकि B के 2 एटम ज्यादा है यहाँ पर, नहीं? जैसे कोई पूछे आपको कि CH2 का मास क्या होगा, CH4 का मास क्या होगा, तो नेचुरली कहोगे सर इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका 1 बाय मोलर मास करेंगे तो इसके मोल्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो देखो मोल्स कम हुआ तो क्या हुआ? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया। तो आपको रिलेट करके दिखा रहा हूं मैं कि देखिए किस तरह से हमारा मोल्स पे डिपेंड कर रहा है, हमारा नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो कौन सा चीज है, AB2 है AB4 है। तो देखो यहाँ 1 बाय AB2 का मोलर मास करोगे तो इसका मतलब इसका मोल ज्यादा है आपका, लेकिन यहाँ पर मोलर मास ज्यादा है तो इसके मोल कम हो जाएंगे। मोल कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई। तो हर एक न्यूमेरिकल्स में आपका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, यदि आप ढंग से देखें तो। करना क्या है हमें करना है एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो कह रहा डायरेक्ट कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास? तो नहीं निकालेंगे हम, हमारा फॉर्मूला तो मोलर मास निकालने का है, तो हम मोलर मास निकालते हैं। तो पहला हम चलते हैं AB2 के लिए। AB2 के लिए तो हमारा देखो क्या क्या गिवन है आपका। WB ये सॉल्यूट का मास है, 1 ग्राम दिया हुआ है। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के लिए ही 20 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है। डेल्टा TF AB2 के केस में कितना लोअर करता है? तो 2.3 केल्विन। KF दोनों के लिए सेम ही होगा बेंजीन का, 5.1 केल्विन किलोग्राम। क्या निकालना रह गया? मोलर मास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? MB निकालने का फॉर्मूला KF इंटू गिवन मास सॉल्यूट 1000 क्यों कर रहे हैं बेटा? किलोग्राम में बदलने के लिए, बाय डेल्टा TF यहां होता था अब यहां पर है, बाय MB, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। सबका फार्मूला रखिए। KF कितना दिया हुआ है? 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 बाय डेल्टा TF 2.3 WB। ये हमारा किसका आएगा? मोलर मास AB2 का। ठीक है बेटा, ठीक इसी तरह से हम AB4 का निकाल देंगे एकदम एग्जैक्टली। क्या चेंज आएगा? सिर्फ चेंज हमारा क्या आ रहा है? डेल्टा TF इनके कारण कितना हो रहा है? 1.3। मतलब यहां पर सिर्फ आपको चेंज करना है 1.3, बाकी सारा सेम है, क्योंकि 1 ग्राम AB2 का भी डाल रहे हैं, 1 ग्राम AB4 का भी डाल रहे हैं, और बस इसका आपको डालना है। तो यहां मोलर मास क्या आने वाला है बेटा? 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 बाय 1.3 इंटू 20। अब देखो दोनों का मोलर मास आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। बस अब आपने क्या काम करना है बेटा? AB2 का क्या मास लिखेंगे? A प्लस 2B, जो भी मोलर मास आ जाए, और दूसरा क्या होगा बेटा? A प्लस 4B, जो मोलर मास यहां से आ जाए। आप रखिए इसको, एक को माइनस करिए, पहले A निकाल दीजिए फिर B निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं कैसे कैसे किया। There are 2 elements A and B forms compounds having molecular formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene
1 gram of Fe2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of Fe4 lowers it by 1.3 Kelvin. Kf की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ Nb। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गिवन लिखा कि Wb 1 ग्राम दिया हुआ था, वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम दिया हुआ था, डेल्टा Tf 2.3, Kf 5.1, Mb निकालना है। Mb हमने यहाँ से निकाला, इसी तरह से इसका Mb यहाँ से निकाला। जो इसका Mb आएगा वे यहाँ रख देंगे वैल्यू, जो इसका आएगा यहाँ रख देंगे, एक से दूसरे को माइनस कर लेंगे तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, और फिर B का मास आ जाएगा, फिर किसी एक इक्वेशन में डाल दोगे तो एक आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलें अपने टॉपिक पर कि एबनॉर्मल मोलर मास। अब यदि हम बात करें एबनॉर्मल मोलर मास की, तो होता क्या है ये एबनॉर्मल मोलर मास वर्ड क्यों आया? तो आप देखोगे एबनॉर्मल मोलर मास इसलिए आया कि हर हमेशा हम बात करते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उससे जब हम मोलर मास निकालते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि सॉल्यूशन हमारा आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो कब कब ये फॉलो नहीं करेगा, कब आपका ये फॉल्टी मोलर मास देगा, जिसको आप कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। दो कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है? कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए। आप जानते हो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए? इट शुड नॉट बी मोर देन 5% कंसंट्रेशन। मतलब यदि आपका सॉल्यूशन 5% से ज्यादा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो जानते हैं क्या होगा? तब तो वो नेचर पे डिपेंड करना शुरू करेगा। द सॉल्यूशन मस्ट नॉट टू बी टू कंसंट्रेटेड, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि सॉल्यूशन में जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इट बिगिंस टू स्टार्ट विथ इंटरेक्शन विथ ईच अदर एज with the solvent, so it also depends upon the nature। तो नेचर पे डिपेंड करना शुरू कर देगा। तब तो हमारा वो जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या कहता है कि डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर। लेकिन यदि आपका बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूट लिया, आपने सॉल्यूशन लिया, तो फिर फर्क पड़ेगा। दूसरा, द सॉल्यूट मस्ट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। एक वर्ड आपने देखा होगा, जब भी एक न्यूमेरिकल्स करते थे हम पहले 2-3 क्लास में, तो एक वर्ड यूज करते थे नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब वो एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज को वहां पर हमने बहुत ज्यादा मार्क नहीं किया, आपने भी नोटिस नहीं किया कि ये वर्ड क्यों आ रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड क्यों आ रहा है। मीन्स इट शुड नॉट बी डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड इन द गिवन सॉल्वेंट। ना एसोसिएट होना चाहिए ना डिसोसिएट होना चाहिए। अब क्या फर्क पड़ जाएगा यदि डिसोसिएट हो गया और एसोसिएट हो गया? तो आप देखो कि जैसे हमने KCl लिया, इसका 1 मोल आपने लिया, तो ये ऐसे टूट गया, Cl माइनस। तो आपके पास ये 1 मोल पार्टिकल था और अब आपके पास 2 मोल पार्टिकल है। तो अब जो मोलर मास निकल कर आएगा वो तो 2 मोलर के लिए निकल कर आ रहा है। इसका मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो तो डबल होने वाला है। और आप जानते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपना मोलर मास हर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी आपने देखा जैसे कि Ab4 के लिए 1.3 था, Ab2 के लिए 2.3 था। और ये फार्मूला से भी हम चेक कर सकते हैं, कोई भी एक फार्मूला ले लो, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M लिखते हैं। तो यदि हम 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लें तो क्या लिखेंगे आप? यही तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट 1 किलोग्राम यदि है तो देखिए कि यदि आपका डेल्टा TF कम आया, मोलर मास बढ़ जाएगा। और यदि यहाँ इस केस में यदि हम डेल्टा TF और डेल्टा TB की बात करें तो इंक्रीज मिलेगा, तो मोलर मास हमें क्या मिल जाएगा? बहुत ही कम मिलेगा। इसका मीन्स कह रहा है कि जब हमारे पास 1 मोल KCl था,
लेकिन अब हमारे पास पार्टिकल कितने हैं, 1 मोल K प्लस है, 1 मोल Cl माइनस है। तो इस तरह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यदि बढ़ा देता तो मोलर मास हमारा रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। सो whenever by using colligative property we calculate the molar mass of the solute and it either undergo association or dissociation, that experimental mass is certainly different from the theoretical calculated molar mass. So this mass is called abnormal molar mass. क्या बोलते हैं इसको, abnormal molar mass। तो एबनॉर्मल मोलर मास किसके कारण आ रहा है, या तो हमारा डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। तो जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस फर्निश्ड हो गया है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर अब इस केस में जब दो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं कि एक एसोसिएशन और एक डिसोसिएशन, तो इसको आप कैसे देखोगे। जैसे हमारा यदि डिसोसिएशन का केस है और हम चाहते हैं कि इसमें करेक्ट करना, करेक्ट कैसे करेंगे, वांट ऑफ एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक फैक्टर दिया जिसका आई फैक्टर नाम बोलते हैं। तो आई फैक्टर जो मैथमेटिकली है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। यदि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि हम पार्टिकल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये तीन तरह का रेशियो निकाल करके हम आई फैक्टर निकाल देते हैं। क्या क्या बोला हमने, वांट ऑफ फैक्टर के लिए वांट ऑफ फैक्टर, इसको आई फैक्टर बोलते हैं। तो ये पहला तो हो गया बेटा नॉर्मल मोलर मास बाय abnormal molar mass नॉर्मल कौन सा है, जैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं NaCl का, KCl का, वो थ्योरेटिकल मोलर मास जो है आपका, जो Na प्लस Cl माइनस का मास लेकर के कैलकुलेट करते हैं। एबनॉर्मल कौन था, जो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है। दूसरा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों हम उल्टा हो रहा है बेटा, क्योंकि अभी आपने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास से इनवर्सली है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या आएगा, तीसरा होगा हमारा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये आफ्टर, बिफोर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो क्वांटम फैक्टर आई जो है ये मतलब करेक्ट कर देगा। यदि हम आई से अपने फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारा एबनॉर्मलिटी आया है वो खत्म हो जाएगा। तो रेशियो है नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन
और डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब एक चीज और देखना है बेटा, क्या 100% डिसोसिएट हो रहा है हमारा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है 20% डिसोसिएट हो सकता है 30% डिसोसिएट हो। तो हम आई फैक्टर जब हमारा डिसोसिएशन 100% होता है तब तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, और लेकिन जब हमारा डिसोसिएशन 100% नहीं हो, जैसे 100% डिसोसिएट और डाइमेराइजेशन या ट्राइमेराइजेशन जो वर्ड बोल रहे हैं यदि नहीं होता है तब तो हम इसको निकालना सीखते हैं अल्फा। अल्फा हमारा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो जैसे हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, सोच लीजिए कोई सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड ही है, ये ऐसे ब्रेक हो गया, ये कैसा केस ले रहे हैं बेटा? डिसोसिएशन ले रहे हैं। कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड होगा तो आयंस में जब ब्रेक होते हैं तो उस वर्ड को हम डिसोसिएशन बोलते हैं। तो इनिशियल जो मोल लिया वो लिया 1 मोल, तो इनिशियल मोल 1 मोल लिया तो ये तो अभी बना नहीं, पार्टिकल्स आए नहीं है। अब एट इक्विलिब्रियम यहां पर क्या आया? 1 माइनस अल्फा। यहां पर बेटा क्या आएगा? एन अल्फा। एन पार्टिकल्स आर, एन हैज द नंबर ऑफ आयंस फर्निश्ड। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें Ab2 का तो आप कहोगे कि A2 प्लस 2B माइनस, मतलब 3 पार्टिकल। यदि आया Ab3 तो A3 प्लस 3B माइनस, 4 पार्टिकल। तो n बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज क्लियर होगा n हमने क्यों लिया, कि n इज द नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स फर्निश्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो अभी हमने I का फार्मूला का आपको नीचे क्या लिखा था बेटा, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यही तो मोल है हमारा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और रेशियो क्या था? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, तो 1 प्लस 0 1। यदि हम इसको रीअरेंज करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? I माइनस 1 बाय n माइनस 1। अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाय n माइनस 1। ठीक है, तो n क्या था हमारा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, जैसे हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा कि NaCl यदि 100% डिसोसिएट हो रहा है, 100% का मतलब बेटा हमेशा याद रखेंगे अल्फा 1 होगा, और ये वर्ड लिखा रहेगा आपको एज्यूमिंग कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये न्यूमेरिकल्स में लिखा रहेगा कि एज्यूमिंग कंप्लीटली डिसोसिएटेड। और कई बार सीबीएसई में ऐसा देखा गया है, जैसे MGBR2 का क्वेश्चन एक बार था, उसमें नहीं लिखा था कि एज्यूमिंग कंप्लीटली डिसोसिएटेड, लेकिन जब वहां पर जो हम लोगों को मिलता है मार्किंग स्कीम, उसमें कहा कि नहीं आई जब तक 3 नहीं लिखा होगा आपने मार्क्स नहीं देना। तो इसका मतलब कि हमें ये मान के चलना है कि कोई आयनिक कंपाउंड है और यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एज्यूमिंग कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो देखो बेटा ये गया Na प्लस Cl माइनस। तो यदि आप इस फॉर्मूला को यूज करें तो अल्फा आपने कहा 1 एज्यूमिंग कंप्लीटली डिसोसिएटेड, और हमने फॉर्मूला लिखा I माइनस 1, n कितना है आपका 1 और 1 2, तो 2 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 1 और ये वाला माइनस 1 1 I, देखो I कितना आ गया 2। तो नॉर्मली जो हमारा नंबर ऑफ n होता है वही हमारा I फैक्टर हो जाता है बेटा।
लेकिन यदि वो 100% नहीं होगा तब आपको अल्फा का वैल्यू लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी केस में यदि हमने बोला कि नहीं ये तो 50% डिसोसिएट हो रहा है, तो आप अल्फा कितना लेंगे? आप अल्फा कितना लेंगे? आप 0.5 लेंगे, क्योंकि 50% ही डिसोसिएट हो रहा है। ये देखिए, तो ये 2 - 1 1.5 हो गया, और इधर वाला 1 आया। देखिए आई की वैल्यू कितना बन गया? 1.5 बन रहा है। ठीक है, तो मैं इस पे 2 आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। देखिए जरा सा, ट्राई मारिए। एक में दे रहा हूं बेटा पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN6, और मैं बता रहा हूं कि ये 90% ही डिसोसिएट हो रहा है। और दूसरा दे रहा हूं बेटा ये Na3PO4 60% डिसोसिएट। दोनों ही केस में आपको आई फैक्टर बताना है। कर लिया आपने सॉल्व? चलिए ट्राई करते हैं, चेक करिए अपना। देखिए K3FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यदि आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 3K प्लस FeCN6 3 माइनस 90% डिसोसिएट हो रहा है। आपने इसको कभी ब्रेक नहीं करना है बेटा। ये जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसकी पढ़ेंगे हम लोग 9 चैप्टर में। हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कंप्लीट अपने आप में आइडेंटिटी होती है, और इसको हमें ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से Fe को भी ब्रेक कर दें, Cn को ब्रेक कर दें। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो पार्टिकल हमारा एक ये माना जाएगा और ये माना जाएगा। अब देखिए ये 3 पार्टिकल और ये 1 पार्टिकल 4। अब आप कहोगे कि इतने बड़े का भी एक वैल्यू ले रहे हैं और इतना छोटा पोटेशियम है इसका भी एक ले रहे हैं। तो मैं एक एनालॉजी से इसको समझाता हूं आपको। जैसे बेटे हम लोग जब भी हमें वोट का अधिकार मिलता है और इलेक्शंस होते हैं, असेंबली या संसद का चुनाव होता है, तो हम लोग वोट डालने जाते हैं। अब आप 18 साल के होने वाले हो आप भी, और जैसे ही मौका लगेगा आप भी वोट डालने जाओगे। अब देखो, और आपके पापा जी भी जाएंगे, हम भी जाएंगे वोट डालने। तो हम तो 5-10 बार डाल चुके हैं, आपके पापा जी भी डाल चुके हैं। तो मान लो ये तुम्हारे पापा जी हैं और ये 3 तुम भाई बहन हो, तो क्या इनका वेटेज कम होगा, इनका वेटेज ज्यादा होगा क्योंकि इन्होंने 10 बार वोट डाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए भी वोट की कीमत सिर्फ एक है और आपके लिए भी एक है। तो ये याद रखना कि ये चाहे छोटा पार्टिकल हो या बड़ा पार्टिकल हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। सो ये 1 बनेगा, ये 3, तो 4 आ गया आपका, मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। और कितना डिसोसिएट हो रहा है? 90%। तो 90% में अल्फा कितना लेंगे आप? 0.9।
और यहां लिखेंगे I-1/n-1। अब n आपने बताया 3 + 1 कितना है 4। 4 - 1 3, तो ये कितना बन गया हमारा 3 2.7 और ये +1 3.6। इसका मतलब ये 90% था तो 4 तो नहीं हो पाया, आई फैक्टर कितना बना 3.7। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूं, खास करके हमारे ऑर्गेनिक एसिड के लिए। आपको कभी कभी कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा कि ये दोनों काम करता है क्या, डिसोसिएट भी होता है एसोसिएट भी होता है। यस, ये दोनों काम करता है। जब भी आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वाटर के अंदर होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां पर कई बार बच्चे पूछ देते हैं कि सर ये सेम चीज है और ये डिसोसिएट क्यों और एसोसिएट क्यों। तो देखो, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है, लेकिन जब ये एक्वस है तो ये टूटता है, ये ऐसे डिकम्पोज होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन ये देता है ये। तो इस केस में आप डिसोसिएशन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, बट it gets associates when into a protic solvent, like बेंजीन में चला जाए, कार्बन डाइसल्फाइड में चला जाए, तो ये डाइमेराइज हो जाता है और आपका एसोसिएट हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का हेल्प लेकर के डाइमेराइज हो जाता है। तो इस केस को आप बोलेंगे एसोसिएशन। देखिए, तो कब, फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि वाटर में गया, प्रोटिक सॉल्वेंट में गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू काफी ज्यादा है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन बेंजीन में होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में होगा, इस तरह के ए प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, तो ये डिसोसिएट नहीं करेगा, ये एसोसिएट करेगा। अब हम इस केस में भी देखते हैं जरा सा कैसे हो रहा है, हमारा अल्फा कैसे निकलेगा। एसोसिएशन का केस लेते हैं, जनरल फॉर्मूला लेकर चलते हैं फिर आपको। जैसे हमारा बेटा एन ए है, ये ए एन हो गया, मतलब यदि हमें मान लें कि ये मोनोमर है और एन यूनिट्स लिए तो ये पॉलीमराइज हो गया। नहीं, पॉलीमर में यही होता है। तो इनिशियल मोल हमारा ये 1 है और यहां पर 0 मोल है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। मोल्स एट इक्विलिब्रियम यहां पर 1 माइनस अल्फा, यहां पर क्या होगा अल्फा बाय एन। अब एन क्या है, एन यही चीज है बेटा। यदि ये डाइमेराइज होगा तो 2 आएगा, यदि ट्राइमेराइज आएगा, कैसे कैसे बताएं। देखिए, जैसे 2a है, A2 हो गया तो इनकी वैल्यू 2 आएगा। जैसे ओजोन का केस देखो बेटा, 3 ऑक्सीजन एटम है, O3 हो गया, तो क्या बनाएंगे आप, ट्राइमेराइजेशन हो गया इसका। नहीं, जैसे 4p है, P4 है, तो टेट्रामेराइजेशन हो गया। इसी तरह से पॉलीमराइजेशन हो गया। सो n यहीं से आएगा आपका। डाइमर जैसे बोलेगा आपको कि एज्यूमिंग इट डाइमेराइजेज, तो डाइमेराइजेज तो 2, इसका वैल्यू n का वैल्यू 2। तो हमारा अब फिर आई फैक्टर क्या था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन।
तो कितना है हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1 प्लस 0। रीअरेंज करिए, क्या आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। आराम से किसी को आप कर सकते हैं। सो एन का मतलब यही है, यहीं से हम लोग लेंगे कि यदि डाइमर हो रहा है तो 2 आएगा, यदि ट्राइमराइजेशन हो रहा है तो 3 आएगा, और टेट्रामराइजेशन तो 4 आएगा। और हमारा तो इस केस में हमने क्या देखा कि जब दोनों को अब हम लाएं इस तरफ, तो अब यहां से देखें अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। ये डिसोसिएशन, ये एसोसिएशन। अब आप देखो कि यदि बेटा डिसोसिएशन हुआ तो आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। यदि डिसोसिएशन हुआ तो जैसे NaCl है, KCl है, यदि डिसोसिएट होंगे तो 1 से ज्यादा होगा। और यदि एसोसिएशन हुआ तभी हम लोग क्या देख रहे थे, इसका 1/2, इसका 1/3, इसका 1/4, इसका मतलब ये लेस देन 1 होगा। और जब हम लोग पहला न्यूमेरिकल्स जितना भी किए थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, आई की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। आई की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो यहां पर हमारा 1 से ज्यादा है आई, तो हम कह रहे हैं क्या हो रहा है डिसोसिएशन। यदि 1 से कम है 1/2 1/3 ऐसे आ रहा है तो हम कह रहे हैं एसोसिएशन। एंड वेयर देयर इज नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन तो हम बोलेंगे कि आई फैक्टर इनका 1 है। इसका मतलब ये कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो एसोसिएशन डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब इसका यूज क्या है, हम अपने मोलर मास को कैसे करेक्ट करेंगे, तो कह रहा है कि वॉन टॉप फैक्टर के हेल्प से आप सारे फार्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, और सारा फार्मूला जब मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाएगा तो यही फार्मूला हमको याद रखना है। यदि बेशक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आ गया तो आपके प्रैक्टिस में यदि रहेगा कि नहीं हमें आई का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा देगा एकाएक का क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आई नहीं ले पाएंगे आप, तो इसलिए आई के साथ फार्मूला लर्न रखिए, कभी गलती नहीं होगा। तो उस चारों कॉलिगेटिव फार्मूला में आई कहाँ लगता है, उस फार्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। तो पहला था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें आई का भी था तो आई यहां से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, जो मोलर मास आएगा सही हो जाएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। अब यहाँ पर जो भी, जैसे अभी हमने देखा कि डिसोसिएशन होगा तो कम आ रहा है तो आई फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका सही आ जाएगा। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, और पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो ये हर जगह हम इस फॉर्मेट में यदि अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को याद रखते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो हर जगह ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा और इसको हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने वॉन टॉप फैक्टर समझा कि वॉन टॉप फैक्टर है क्या। तो वॉन टॉप फैक्टर आप देख रहे हैं कि एक करेक्शन फैक्टर कह सकते हैं, जो वॉन टॉप ने इंट्रोड्यूस किया था कि यदि कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो एसोसिएट होता है डिसोसिएट होता है, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाते हैं, तो मोलर मास उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस प्रोसेस से निकाला हुआ मोलर मास हमारा गलत हो जाएगा और उस गलती को ठीक करने के लिए आई फैक्टर लगाया गया है। एक बार अपने इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हो गया, तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर था। एक बेशक 5 मिनट के अंदर क्या है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर था, सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। वो सॉल्यूशन जो वाटर हमेशा सॉल्वेंट होता है तो हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, यदि वाटर नहीं होता है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यदि हमें उसका स्टैंडर्ड पता होता है तो हम उसको
स्टैंडर्ड सोल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन पता होता है तो स्टैंडर्ड कहते हैं, नहीं तो घर में जो बना लेते हैं उसको ऑर्डिनरी सोल्यूशन कहते हैं। हमने बहुत इन डिटेल्स बताया था कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होता है जिससे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस बनाते हैं। हमने बहुत वेरियस मोड्स जो एक्सप्रेसिंग है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का, हमने मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, ये सब हमने बहुत विस्तार से देखा था। उसके बाद हमने वेपर प्रेशर पर चर्चा की थी। तो वेपर प्रेशर जो है इसके अंदर, क्योंकि ये सारा चीज उसी पर बेस्ड था, तो वेपर प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करता था। तो सबसे पहला फैक्टर आ रहा था कि जो नेचर है उसके ऊपर, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा तो वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पर कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से भी वेपर प्रेशर हमारा बढ़ता है। और जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो हमारा जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वही इस सारे चीज़ का राज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। और हमने उसके आधार पर जब रॉड्स लॉ पढ़ा था तो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल वो था कि जो फॉलो करता था रॉड्स लॉ को, नॉन आइडियल वो है जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, जिनका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वॉल्यूम जीरो होता है, वो हमारा आइडियल होता है। जिनका जीरो नहीं होता है उनका हम नॉन आइडियल बोलते हैं। तो नॉन आइडियल दो तरह का था आपका, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, जिस पे कल बहुत सारा हमने चर्चा की एजियोट्रॉप्स के ऊपर। वो वही केस था कि जिसका पीक टी ऑब्जर्व जो है या तो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो आपको ये आता है। और उसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर जब लिक्विड फेज और गैसियस फेज दोनों कंपोजिशन जब सिमिलर हो जाए, उस जगह यदि आप कहते हैं कि अब आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं सेपरेट करते हैं, तो मैंने एक वर्ड बोला था आपको कि क्या करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे। जब भी आपके दिमाग में आए तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता है या मॉलिक्यूलर सीव मेथड्स होते हैं। उसके बाद हमने ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर पे चर्चा किया था। यहाँ पर मैंने आपको दो चीज बहुत स्पेशल बताया था बेटा कि जब एलिवेशन निकाल लेना